हेलो। चलिए, तो पेश है आपका यूनिट टू। और यूनिट टू का टॉपिक है जिसमें मैंने सारे टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया है। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से हमारे सेमेस्टर फोर के बच्चों को। मैंने जैसे यूनिट वन को कंप्लीट किया है सेमेस्टर फोर में एमजे सिक्स का, वैसे ही अभी मैं सेमेस्टर फोर का यूनिट टू को मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखिए और बने रहिए वीडियो पर। एक चीज तो मैं जरूर कहूंगा, आप लोग लाइक नहीं करते हो। मैं मेहनत तो कर ही रहा हूं, आप आओ या ना आओ, मैं ऑनलाइन क्लास भी ले रहा हूं, ऑफलाइन भी क्लास ले रहा हूं। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि आप लोग प्रयास करके कम से कम पेशेंस के साथ देखो। भले ही सब्सक्राइब लाइक करो अथवा ना करो, आपकी मर्जी, लेकिन सीख लो। आज मैं बात कर रहा हूं गुलाम वंश की बात कर रहा हूं, जिसमें मध्यकालीन भारत की बात होगी। मध्यकालीन भारत समय याद करना, दिमाग में रखना आसान नहीं है, मगर बार बार पढ़ोगे तभी संभव है। उसके लिए आपको करना यह है कि पहले कहानी स्टोरी को समझो। किसी भी कहानी को, किसी भी बात को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे तो दिमाग में आ जाएगा। फर्स्ट टाइम कहानी सुनो, सेकेंड टाइम उसके डेट पर ध्यान दो, थर्ड टाइम डेट एंड फैक्ट दोनों पर ध्यान दो। तो आज मैं बात कर रहा हूं गुलाम वंश का मध्यकालीन भारत, जो 1206 से 1526 की बात हुई है। इस दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई है, इसके पहले भी एक कहानी बना था। जो कहानी लिखा गया है उस पर मैं पहले आज चर्चा करूंगा, उसके बाद मैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जितने भी वंश है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, आपका तुगलक, तैमूर, लोधी वंश और पानीपत की युद्ध हो जाएगी। यहीं से फिर मुस्लिम साम्राज्य की पूरी तरह से स्थापना भारत में हो जाती है। वैसे तो स्थापना यहीं से हो गया है, गुलाम वंश से। लेकिन गुलाम वंश के पहले आखिर गुलाम वंश अनायास दिल्ली में आके थोड़ी ना बैठ गया, आया और सीधा दिल्ली में आ गया। गुलाम वंश का नाम कैसे दिया गया, इसके संस्थापक कौन थे, पर इसके पहले की क्या स्टोरी रही थी, मैं वो बताना चाह रहा हूं। देखो, भारत में आज के हिसाब से भारत का जो नक्शा है वो कंप्लीट, आप तो देख रहे हो, मैंने बोर्ड पर भी बनाया है भारत का। लेकिन अखंड भारत की अगर हम बात करें, जिसमें हमारा पहला है अखंड भारत, भारतवर्ष की संकल्पनाएं, उसमें मैंने पूरी तरह से भारत का पूरा स्ट्रक्चर बताया है। लेकिन खैर, मैं अभी बता रहा हूं कि भारत, अखंड भारत के समय कैसे हमारे देश में मुस्लिम शासकों ने अदर कंट्री के, यूनान और इराक इराक के लोग, अफगानी लोग, कैसे आकर के आक्रमणकारियों ने भारत पर अटैक किया। मैं पहले भी वीडियो में कई बार चर्चा किया हूं, फिर एक बार मैं इसलिए बात बताता हूं कि आप लोग उसे समझकर ध्यान में अपने माइंड में सेट कर लो। बार बार एक ही चीज को बताना मतलब आपको याद कराना होता है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता है। तो समय न लेते हुए मैं शुरू करता हूं। चलो देखो, शुरू करता हूं। एक पहले कहानी समझो। ये हमारा भारत है जो मैंने बनाया है। इस भारत के नक्शे में भारत पहले ना पाकिस्तान वाले क्षेत्र को कवर करता था, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र को, यहां तक तो भारत के, अखंड भारत के नक्शे में आता था। मैंने लिखा है इस फिगर को कि ये वाला जो क्षेत्र है भारत का, ये ध्यान से देखना, ये वाला जो क्षेत्र है ये भारत, और ये पाकिस्तान जो अभी वर्तमान में है ये पूरे कंप्लीट भारत था। ये अफगानिस्तान है जो भारत के हमेशा कस्टडी में रहा उस समय, अखंड भारत के समय, क्योंकि व्यापार भी होता था हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय। तो अब मैं चूंकि मध्यकालीन भारत की बात कर रहा हूं, ये है ईरान। सबसे पहला एक आदमी आया था, महमूद गजनवी, 1030 ईस्वी में। ये आया, भारत में आया, लूटपाट किया और चला गया। चूंकि भारत सोने की चिड़िया थी यहां तक, इसके बाद वाला सोने का चिड़िया नहीं कहा जा सकता, इसको नहीं कहा जा सकता, सोने की चिड़िया उसे नहीं कहा जा सकता। वहां पर केवल लूटना, काटना, मारना, धन लूटना कैसे भी करके, और आक्रमणकारी थे, बहसी दरिंदा कह लो उन लोगों को, बहसी दरिंदा। बस कमाना, कैसे कमाना है तो लूट के कमाना है, मेहनत करके नहीं कमाना है। तो ये जो क्षेत्र था अफगानिस्तान और इधर ईरान के जो लोग थे, यहां पर एक वंश हुआ करता था, गौर वंश हुआ करता था, गौर वंश। वो गौर वंश में मैंने लिखा है कि गौर कबीला होते थे, जिन लोगों ने अपना टाइटल ले रखा था गौरी। तो ये, इसका कोई संबंध नहीं है, ये एक अलग महमूद गजनबी था, 1030 में आया। और यहां पर ना एक मैंने दर्रा बनाया है। जब आप ईरान, अफगानिस्तान और भारत में आना चाहते हो तो चूंकि सी वाटर है, मैंने पहले भी बताया इधर सी वाटर है, तो यहां एक दर्रा है, इसी दर्रे से इंटर करता है, इसका नाम है खैबर दर्रा। मैं लिख दे रहा हूं, खैबर, खैबर दर्रा।
दर्रा। और ये एक यहां पर है गोमल दर्रा, मैंने लिखा भी था गोमल दर्रा। खैबर दर्रे से ये आया था महमूद गजनवी, लेकिन जब गोरी आया, इसको मिटा दो, इसकी कोई मतलब नहीं, इसकी कहानी मैं बाद में बताऊंगा। ये आया, आक्रमण किया, भारत को लूटा और चला गया। कहानी इससे शुरू होता है, मोहम्मद गोरी से, जो मैंने गौर कबीला की बात की। ये गोमल दर्रे से भारत पाकिस्तान वाले क्षेत्र में घुसता है, सिंध प्रांत में आता है, जो अभी वर्तमान पाकिस्तान है। सबसे पहले मुल्तान पर अटैक करता है 1175 ईस्वी में, सिंधु नदी को पार करता है, गोमल दर्रा में आकर यहां पर वो यहां पर लूटपाट मचाता है, शुरू करता है। और जब यहां से जीतने के बाद जैसे ही गुजरात वाले क्षेत्र में इंटर करता है इस पार्ट में, तो उसकी भिड़ंत हो जाती है भीम द्वितीय से, जिनका दूसरा नाम भी मूलराज द्वितीय है। और उसे यह नहीं पता था कि ये किस वंश का था, ये चालुक्य वंश या सोलंकी वंश का माने जाते हैं भीम द्वितीय। इनकी माता इनकी अंगरक्षक थी मेन, पूरे साम्राज्य को चलाने में। मुझे याद नहीं आ रहा है, देव राय कुछ नाम होगा, मैं बता दूंगा। ये इनकी माता इनकी अंगरक्षक सलाहकार थी, अंगरक्षक नहीं कहेंगे, इन पूरे साम्राज्य को चलाने में। लेकिन भीमराय द्वितीय भी कम नहीं थे। इन्होंने क्या किया, मुल्तान वाला क्षेत्र में बोल रहा हूं, ये वाला क्षेत्र मैंने लिखा है कि मुल्तान पर आक्रमण किया कौन, ये रुका नहीं। 1175 में जब इसने गोमल दर्रा से सिंधु नदी को पार किया, तो सीधा 1178 ईस्वी में गुजरात आ गया, और गुजरात में उसकी भिड़ंत हो गई भीम द्वितीय से। भीम द्वितीय कहां के थे, अनहिलवाड़ा गुजरात के रहने वाले थे, राजा थे वहां के, और वो चालुक्य या सोलंकी वंश के थे। माउंट आबू पर्वत का नाम तो आपने सुना होगा। माउंट आबू पर्वत पे ये लगभग गुजरात का ये राज्य भीम द्वितीय का साम्राज्य था, अनहिलवाड़ा। यहां पर वो टिक नहीं पाया। यहां के भारत की जो ज्योग्राफिकल व्यू थी, पहाड़ी नुमा जो थी, यहां के जो स्किल्ड हमारे यहां जो सैनिक थे भीम द्वितीय का, उन्होंने उसे मारकर भगा दिया। तब उसको समझ में आया कि मुझे ऐसा करना है कि पहले आसपास के क्षेत्रों को, जो प्लेन इलाका है, पहले उसको जीत लो। वो भागा मगर प्लान किया। यहां से भागने के बाद वो यहां से निकला, उसने लौटते वक्त किसको, लाहौर को अपना टारगेट बनाया, प्लेन एरिया में। लाहौर पे जब आया, मैंने लिखा है 1186 ईस्वी में लाहौर पर आया, यानी यहां से जब वो हारकर जान बचाते हुए यहां भागा। और मेरे यहां ना शासकों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही है ना, कि जब कोई आक्रमणकारी भारत पे आक्रमण करता था, जब वो हरा देता था, तो अपने आप को बड़ा शेर समझ के उसको मारता नहीं था, छोड़ देता था। समस्या यही होती थी, समस्या को समाप्त नहीं करता था, सोचता था कि डर गया वो भाग जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। और यही भूल हमारे भारत के सभी शासकों ने किया, जिसके वजह से विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत को पूरी तरह से जकड़ के रख लिया। लौटते वक्त ये क्या किया, डरा नहीं, लाहौर को जीत लिया। मैंने लिखा 1186 में लाहौर पर आक्रमण किया, और यहां के शासक जो थे खुसरो मलिक थे, हार गए। उसका मन बढ़ गया, उसका मन बढ़ा, और उसने जस्ट 1189 में, डेट मैंने कहा है कि सेकेंड बार जब वीडियो देखना तो याद करना, 1189 में पंजाब, जो भटिंडा दुर्ग कहलाता है, भटिंडा दुर्ग में जाकर इसने पंजाब को पुनः यानी दिल्ली वाले क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। 1189। कौन, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मोहम्मद गोरी की। मोहम्मद गोरी ही वास्तविक संस्थापक है मुस्लिम धर्म का, जो भारत में आकर लाया था। वास्तविक संस्थापक का मतलब कि शासक के रूप में। और यही गोरी का एक, चूंकि ये अकेला तो होगा नहीं, इसके कई सैनिक होंगे, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके जैसा यहां पर कुवाचा का भी राज चल रहा था। ऐसे बहुत सारे थे, मैं बताऊंगा आगे चल के। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसका बड़ा विश्वासी गुलाम था। किसका, मोहम्मद गोरी का। हर युद्ध में वो हमेशा लमसम साथ में रहा करता था और लड़ाई लड़ता था। जब 1189 में पंजाब के भटिंडा दुर्ग यानी पृथ्वीराज चौहान का क्षेत्र था, ये उनके आधिपत्य में था।
उनको बुरा लगा। इसके बाद 1191 में इसने दिल्ली पर चढ़ाई कर दिया, तराइन का प्रथम युद्ध, और पृथ्वीराज चौहान से भिड़ गया। पृथ्वीराज चौहान अपने समय के, मैंने कहता हूं उनकी तलवारें इतनी भारी थी कि आज अपना हम लोगों का वजन नहीं होगा उतना। पहले के राजा शासकों का हम लोगों के जैसा शरीर नहीं हुआ करता था, उन लोग बहुत बड़े बड़े 7-7 फीट के हुआ करते थे। क्योंकि उस समय का भारत का ज्योग्राफिकल जो व्यू था, सॉरी ज्योग्राफिकल जो इन्वायरमेंट था और मौसम का जो था, उस समय लोग बहुत मजबूत हट्टे कट्टे हुआ करते थे। तो गौरी भी लंबा चौड़ा हुआ था और पृथ्वीराज चौहान भी थे। उस समय गोली बंदूक तो था नहीं। पृथ्वीराज चौहान से जब जाकर के भिड़ा, मैंने कहा 1191 में, तराइन एक जगह का नाम है, उस तराइन में तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, उसे मार मार कर पचका दिया मोहम्मद गोरी को। मगर गलती क्या किया, फिर वही बात, उसे छोड़ दिया कि जाओ मैं दोबारा अटैक नहीं करूंगा। इसके बाद क्या होता है, 1192 में वो माना नहीं पृथ्वीराज चौहान के किसी खास आदमी को, उसने वहां के हाव भाव को पता किया और उनको मिला लिया। मिलाकर पृथ्वीराज चौहान के सारे कमजोरियों को जान गया और दुर्ग पर अटैक करके पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान के एक बहुत प्रिय कवि थे चंद्रवरदाई, जो उनके साथ थे, उनके अंगरक्षक भी थे। मैंने कहा कि मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे अफगान से, भारत में दिल्ली में आए थे। अब यहां से कहानी शुरू होता है 1191 के बाद। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, कन्नौज का क्षेत्र, चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें उसने चंद्रवरदाई पर भी जीत हासिल किया। तो इस प्रकार ये एक मैंने फिगर दे दिया कि विदेशी आक्रमणकारी कैसे भारत में आए, और जब ये लौटने लगा 1206 में इसकी मृत्यु हो गई, मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। तो जब ये मर गया, किनकार चला गया, इनके प्राचीन भारत को लूटपाट हमेशा मचाया रहा, इसका शासन करने का मन एकदम नहीं था। क्योंकि अपना देश सबको प्यारा होता है, पुनः इसे जाना था गौरी को, अपना गौर कबीला का था वो, उसे जाना था। उसने लास्ट में अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन को बोला कि अब तुम दिल्ली संभालो। पृथ्वीराज चौहान गए, अब तुमको रहना है, तुमको चलाना है, तुम चलाओ। कुतुबुद्दीन ऐबक उसका सेनापति तो था ही, गुलाम भी था, इसीलिए उसने खुद को सुल्तान नहीं बोला, उसने खुद को सुल्तान नहीं बोला, और 1206 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर यानी कि इस क्षेत्र में आकर वो बैठ गया। अब यहीं से शुरू होता है गुलाम वंश, जिसका संस्थापक कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, यहीं से दिल्ली सल्तनत की पूरी कहानी शुरू होगी। पहले मैं गुलाम वंश के सभी शासकों के बारे में बताऊंगा सीरीज वाइज, एक चैप्टर होगा, एक क्लास में कोशिश करूंगा सभी शासकों के बारे में बता दो, जिसमें गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन सभी आ जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं उनके बारे में बता दूंगा, उनकी शासन व्यवस्था। उसके बाद खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी इसका संस्थापक है, जलालुद्दीन खिलजी इसका संस्थापक हुआ। खिलजी वंश में आपने पिक्चर भी देखा होगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, रानी पद्मावती का कहानी, जो जौहर कर ली थी। तो खिलजी वंश को देख लेना, पिक्चर तब तक देख लेना मेरा वीडियो बनने से पहले। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मैं बताऊंगा, बहुत ज्यादा फोकस करूंगा उस पर, बहुत पॉपुलर रहा वो इतिहास के पन्नों में, उसे अभी भी याद करते हैं। तैमूर का आक्रमण पढ़ा दूंगा, और लोदी वंश में इब्राहिम लोदी की कहानी शुरू हो जाएगी, और इसके बाद पानीपत का युद्ध में समझा दूंगा। इस प्रकार से ये दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, केवल मैंने इसको फोकस किया है। अगर आपके पास बुक है तो आप डिटेल पढ़ लो, क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनाना है, बहुत ज्यादा पढ़ाना नहीं, केवल मुझे गाइड करना है आपको, आपको पढ़ना है, मुझे रास्ता दिखाना है। तो देखते हैं आप कितना पढ़ाई करते हो। कमेंट में आप सवाल करो, कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, क्या समझ में नहीं आया, कौन सी बातें रह गई। मैं कोशिश करूंगा कि इसको पुनः एक बार स्पेशल किसी वीडियो में मैं आपको बना करके दे दूं। लेकिन मुझे फोकस करना है गुलाम वंश, चूंकि आपके सिलेबस में मुझे सिलेबस कवर करना है। आपके सिलेबस में सरसरी निगाह से इस सब सारी दिल्ली सल्तनत के प्रशासन, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में प्रशासन, वहां की कर प्रणाली, वहां की सारी व्यवस्थाओं को मैं धीरे धीरे करके बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही है, शॉर्ट वीडियो है। आप लोग कोशिश करो, लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, कम से कम पढ़ाई कर लो। तो ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।